हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आज का हमारा पांचवा कक्षा है शासक और इमारतें। ठीक है, यह आज हमारी पांच कक्षा है। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत के मतलब पूरा मध्ययुगीन काल, एक प्रकार से पूरा मध्ययुगीन काल मुगलों तक खत्म कर लिया। अभी उस काल में शासक और इमारतें कैसी थी, ये सभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे परिचय, देखेंगे इसका अभियांत्रिक कौशल्य तथा निर्माण कार्य देखेंगे। ठीक है, मंदिरों, मस्जिदों और हाजियों का निर्माण क्या हुआ था, कैसे होता, ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए। सॉरी, देखो इसमें और देखेंगे मंदिर को क्यों नष्ट किया गया। बाग, मकबरे और किले, क्षेत्र, साम्राज्य, इस सभी के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, देखो परिचय, इनमें कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर है। ठीक, परिचय देखिए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में किया था। ठीक है, ये सभी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है हमारे। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में किया था। इसमें शिलालेख और अरबी में ज्यामितीय डिजाइन के साथ लिखे गए हैं। मीनार की तरह घुमावदार और कोनिया है। ये जो कुतुब मीनार है, ये मीनार की तरह सतह घुमावदार और कोनिया है। इसे पूर्णता और कुशल शिल्प कौशल्य के साथ बनाया गया। ठीक है, कुशल शिल्प कौशल्य के साथ बनाया। 800 वर्ष में बहुत कम इमारतें ईंटों और पत्थरों से बनी है। इस जो हमारे पूर्व 800 वर्ष हुए जो मुगल काल के, इसमें बहुत कम इमारतें ईंटों और पत्थरों से बने। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें देखिए आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। देखिए, अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट के व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। कि आगरा में इतने मजदूर की जरूरत पड़ती थी, मतलब 2000, 4000, 4000, 8000, 12000 मजदूरों की जरूरत पड़ी थी। चलिए देखिए, ये है हमारा कुतुब मीनार, जो आज भी हमारे लिए एक पर्यटन स्थल से निकला है। और इस पर कोरी हुई ऐसा भी शिलालेख है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से आज के ज़माने में ऐसे सभी निकालना बहुत ही मतलब हार्ड है। ठीक है, आई थिंक तो ये नामुमकिन है ऐसे सभी निकालना। ठीक है, चलिए देखो 8वीं से 18वीं के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने बनवाया ये सभी है इमारतें। 2 प्रकार की संरचना है इसमें, किले, महल, उद्यान, संरक्षित भव्य महलों और मकबरे। ठीक है, दूसरे दिन सार्वजनिक उपयोग के लिए मंदिर, मस्जिद, तालाब, कुएं, बाजार, ठीक है, उनकी प्रशंसा जीतने के लिए। ठीक है, व्यापारी द्वारा भी निर्माण किया जाता था, अर्थात मंदिर, मस्जिद, कुएं। ठीक है, व्यापारी द्वारा भी ये निर्माण किया जाता था। ठीक है, सॉरी, लेकिन उनकी हवेलियाँ केवल 18वीं शताब्दी तक ही बच पाई। उसके बाद क्या हुआ, ये हवेली कहाँ गई, कैसे नष्ट हो गई, तो ये हम देखेंगे सामने। चलिए इसी क्लास में देखेंगे सामने। देखिए अभियांत्रिक कौशल्य और कार्य नियमन। देखिए स्मारक प्रौद्योगिकी का समृद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग उस युग में किया जाता है। ठीक है, हम लकड़ी की बीम या स्लैब, पत्थरों की छत के साथ 4 दीवारों वाला एक कमरा बना सकते हैं, लेकिन एक अधिरचना बनाने के लिए इसके लिए हमें महान कौशल्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम सादा रूम तो देखिए हम सादा रूम तो बना सकते हैं 4 पिलर डाल के। ठीक है, उस पर भिंत डाल के उस पर डायरेक्ट स्लैब चढ़ा देते, लेकिन इतना बड़ा हमें निर्माण करने के लिए बहुत ही हार्ड कौशल्य की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए 7वीं से 10वीं के बीच आर्किटेक्ट्स ने और कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ, इमारतों को जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब इसका धीरे धीरे से विकास होना शुरू हुआ। छत, दरवाजे, खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों पे क्षैतिज बीम बिछाकर बनाई गई थी। मतलब दरवाजे तो ऐसा, जैसे अगर ये भिंत है तो यहाँ पे लकड़ी के या
दगड़ के पत्थर के भीम होकर यहाँ पे हमारा दरवाजा बिठाते थे लोग, ठीक है। ठीक है, इसका उपयोग 8वीं और 13वीं शताब्दी में किया गया है। मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और इमारतों का निर्माण करने के लिए जो बड़े कुओं, बावड़ियों से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए देखिए, ये थे टैबिट, मतलब 2 बीम पे स्लैब डाल के, ये बीम तभी इनको पता चला, तभी आर्किटेक्ट्स बन गए, ठीक है। सभी भार इन ईंटों का भार इन भीम पर, ठीक है, ये तभी बना। और ये धनुष का आकार भीम डालकर उस पे पूरी ये जुड़ाई कर दी, ये सभी लोगों ने सम्मिलित बल किस्टोन अंकित किया गया, ठीक है। मतलब ये सभी एक साइंस के बराबर ही है ये सभी, ठीक है। चलिए, 2 प्रकार के स्टाइलिश विकास और प्रौद्योगिकी की क्या देखी गई, यहाँ पे चूना पत्थर भी देखा गया, ये देखो। आर्कवेट, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर सुपर संरचनाएं और भार कभी भी मेहरबों द्वारा ढोया जाता था। उच्च गुणवत्ता वाली सीमेंट के रूप में मानी जाने वाली बढ़ी हुई मात्रा में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता गया था। कंक्रीट में कठोर पत्थर के चिप्स के साथ मिश्रित के निर्माण के को आसान और तेज बना दिया, ठीक है। तभी विकास शुरू हुआ था और ये इसका बढ़ता गया था, ठीक है, विकास बढ़ता गया था। चलिए देखिए, ये है ठोस रूप, ठीक है। तो ये इतने बड़े होते थे। और ये मिश्रित, ठीक है, ये दोनों अगर होते हैं मिश्रित, ठीक है। और ये पत्थर की चिप्स, मतलब एकदम बारीक, हम इसको अभी के बाद में गिट्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मंदिरों, मस्जिदों और हाजों का निर्माण देखिए। मंदिरों को खूबसूरती से चित्रित और निर्मित किया गया था क्योंकि वे पूजा स्थल थे, ठीक है। वहाँ ज़्यादातर लोग पूजा के लिए जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा वही जाते थे। वे निर्माता की शक्ति और धन का भी प्रदर्शन करते थे, उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर राजा राजदेव द्वारा बनाया गया था। ध्यान दे कि नाम समान कैसे, राजा राजेश्वर मंदिर और राजा राजदेव बनाया गया, ठीक है। ये सभी नाम में मिलते जुलते, ठीक है। देखिए, वे कभी कभी खुद को भगवान के समान बनवाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए अपने नाम का उपयोग करते थे। देखिए, खुद को भगवान बनाने के लिए, मतलब सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसे नाम अपना देते थे मंदिर को, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये मंदिर है राजा रामेश्वर मंदिर, उस पे निकाली हुई सुंदर नक्काशी, देखिए कितनी अद्भुत लग रही है, जैसे पूरा 3D लग रहा है, ठीक है। एक भगवान ने दूसरे भगवान का सम्मान किया, पूजा की। सबसे बड़ी मंदिर देवताओं, देवी देवताओं और अन्य देवताओं को के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। भगवान की पूजा करने से साम्राज्य में एक न्यायपूर्ण नियम बनाते थे। मुस्लिम सुल्तान और बादशाह खुद को कभी भी भगवान नहीं मानते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहास उन्हें ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित करते थे, ठीक है। अपने ग्रंथ में या उनके बोल भाषा में ईश्वर की छाया के रूप में वर्णित करते थे, कौन, फारसी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, कव्वत अल इस्लाम मस्जिद से एक शिलालेख में बताया गया है कि भगवान ने अलाउद्दीन को राजा के रूप में चुना था। वह कानून देने वाला ईश्वर है जो दुनिया देखिए, राजवंश सत्ता में आया और उसने भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए के लिए पूजा स्थल का निर्माण किया। इन शासक, विद्वानों और धर्मपरायणों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं ये लोग, ठीक है। उन्हें अपनी राजधानी और शहरों की दुनिया में प्रसिद्धि पाने के लिए महान केंद्रों में बदलने की कोशिश। टैंकों और जलाशयों के निर्माण की अत्यधिक प्रशंसा की गई इन्होंने, ठीक है, राजवंश ने। सुल्तान इल्तुतमिश ने बाहर बड़े जलाशय निर्माण के लिए सार्वजनिक समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, बड़े जलाशय ने बनाए, बड़े जलाशय ये वाले सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए
दिल्ली एक कोना को हौज ए सुल्तानी राजा जलाशय कहा जाता है। मंदिरों और मस्जिदों के अंदर तालाब और जलाशय छोटे और बड़े थे। उदाहरण जामा मस्जिद, गुरुद्वारा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, जामा मस्जिद या गुरुद्वारा। ठीक है, देखो मंदिरों को नष्ट किया गया क्योंकि यह राजाओं ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया था। ठीक है, राजा और शासक अक्सर इन इमारतों को निशाना बनाते थे। ठीक है, प्रदर्शन करने के लिए इन इमारतों का निशाना बनाते थे। उदाहरण के लिए 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पांड्यन राजा शिमारा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा सेना को हराया। ठीक है, देखिए बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने उल्लेख किया कि उन्होंने सभी कीमती सामान, गहना, महल में सोने से बनी बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, मठों में सोने से बने की मूर्तियाँ हटा दी। ठीक है, इनका अलग शासक था या अलग राजा आते थे तो ये जो पुराने शासक है वो सभी हटा देते थे। अगले सिंहली शासक सेना द्वितीय ने अपनी सेनापति को मैदुर्रे पांड्यन की राजधानी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उन्हें बुद्ध की सोने की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए ये विशेष प्रयास किए थे। इन्होंने पुनर्स्थापित किया, इसके लिए विशेष प्रयास किए इन्होंने। ठीक है, देखिए 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर बनवाया। जो राजा राजेंद्र प्रथम थे अपनी राजधानी में एक शिव मंदिर बनवाया। इसे पराजित शासकों में जब्त की गई बेशकीमती प्रतिमा से भर दिया। ठीक है, कई मंदिर अधूरे थे। इसके चालुक्य से सूर्य शासन पूर्वी चालुक्यों की नंदी प्रतिमा, भैरव की छवि, मंगल की काली मूर्ति, ये सब भी उन्होंने शिव मंदिर में रख रखा। ठीक है, देखिए यह है नंदी प्रतिमा और यह है भैरव की छवि, ये सभी उन्होंने उस शिव मंदिर में रखा। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गजनी ने पराजित राजा के मंदिरों को ढेर कर दिया और उनकी संपत्ति और मूर्तियों को लूट ली। संपत्ति और मूर्तियों को उनसे लूट लिया। उन्हें कभी भी एक महान शासक के रूप में नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में मंदिरों का विशेष रूप से सोमनाथ को नष्ट करके इस्लाम से के यहाँ बने। ठीक है, चलिए ये बाग, मकबरे और किले देखिए। मुगल बादशाह विशेषकर शाहजहां की शुरू से ही साहित्य कला और स्थापत्य कला में रुचि थी। कि साहित्य कला और स्थापत्य कला में रुचि थी। आयताकार दीवारों और 4 तिमाहियों वाले औपचारिक उद्यान को शाहर बाग कहा जाता था। कुछ खूबसूरत शाहर बागों का निर्माण शाहजहां ने कश्मीर में, आगरा और दिल्ली में किया था। इनकी खासियत थी, मतलब इनके रुचि थी उसमें, तो ये उस पर काम किया इन्होंने, अच्छा काम किया इन्होंने। ठीक है, साहित्य कला, वास्तुकला, ये सब इन्होंने किया। ये देखो ऐसे 4 चौथाई इन्होंने बाग बनाए जिसमें ऐसे 4 कोंटे होते थे, ऐसे इन्होंने बाग बनाए। ठीक है, देखिए अकबर की स्थापत्य कला उनके एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे की ओर मरती थी। पूर्व केंद्रीय विशाल गुंबद, लंबा गेटवे पुस्तक महत्वपूर्ण मुगल वास्तुकला बनाया गया। ठीक है, देखिए हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले दिखाई देती है, जिसे 8 स्वर्ग या 8 कमरों से घिरा हैश बिस्ट केंद्रीय हॉल के रूप में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से बना है। देखिए लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से बना है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान दिल्ली और आगरा यानी दीवान एक खास औपचारिक हॉल और सार्वजनिक दर्शकों में हॉल में भारी मात्रा में निर्माण के साथ भव्य था। ठीक है, चलिए बड़े आंगनों को चिहिल, सुतून या 40 स्तंभों वाले हॉल के रूप में वर्णित किया गया था।
जो बड़े हॉल थे उसमें 40 स्तंभ वाले हॉल में वर्णित किया गया। उनके सिंहासन को किबला के रूप में वर्णित किया। किबला देखिए, मुस्लिम प्रार्थनाओं के सामने दिशा राजाओं को भगवान के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे इन्हें, ठीक है, ये आंगन है इनके। चलिए, शाही न्याय और शाही दरबार की व्यवस्था पर शाहजहां ने अपने दरबार में दिल्ली के लाल किला जोर दिया था। दिल्ली में लाल किले पे जोर दिया था, इन्होंने दिल्ली पे लाल किला बनवाया था। ठीक है, सम्राटों का सिंहासन पितृता ड्यूरो की एक श्रृंखला थी जिसमें महान यूनानी देवता ओफियस को दर्शाया गया। शाहजहां के हॉल के निर्माण का उद्देश्य उच्च और निम्न से था, समान व्यवहार करना और एक साथ सद्भाव से रहना है। ठीक है, चलिए देखो, शाही न्यायालय लाल किला, जो आज यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मतलब हमारा जब भी प्रजासत्ताक दिन होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा झंडा फहरता है ये, और ये है पितृता ड्यूरो। ठीक है, चलिए प्रारंभिक दिनों में आगरा शाहजहां की राजधानी थी। यमुना नदी के तट पर वहां रहने वाले कुलीनों के इतिहासकार इसके चार बाग प्रारूप के कारण इसे रिवर फ्रंट गार्डन कहते हैं। शाहजहां ताजमहल लेआउट में नदी के सामने बगीचे का उपयोग करता था। ताजमहल लेआउट के नदी के सामने, ये जो नदी है इसके सामने ये नदी है, सामने ये नदी है, पीछे इसके सामने बगीचे का उपयोग करता था। ठीक है, उनके सबसे बड़े बेटे दरशी को जैसे विशेष रूप से इसे नष्ट रसोइयों को नदी से घर बनाने की अनुमति दी गई थी। अन्य लोग यमुना नदी से दूर शहरों में रहते थे। ठीक है, अन्य जो लोग थे, ये शाहजहां ताजमहल लेआउट के सामने इन्होंने नदी के सामने बगीचा बनाया। ठीक है, चलिए सॉरी ये स्लाइड देखिए हमने। क्षेत्रफल साम्राज्य देखिए, जैसा कि 8वीं और 18वीं के निर्माण में बढ़ रहा था, क्षेत्रों में विचारों को साझा करने के साथ उन्हें दूसरे द्वारा अपनाया गया था। उदाहरण के लिए विजयनगर शासकों के हाथी अस्तबल बीजापुर और गोलकुंडा में पाई जाने वाली वास्तुकला की शैली से काफी प्रभावित थी। उदाहरण के लिए मथुरा मंदिरों के पास के वृंदावन का निर्माण फतेहपुर सीकरी के मुगलों महलों के सामने किया गया। ठीक है, देखिए बीजापुर की गोलकुंडा वास्तुकला ये पूरी 3D में बनी हुई है। विजयनगर की वास्तुकला ये देखिए, कि वृंदावन मंदिर फतेहपुर सीकरी के समान थे। देखिए एकदम अद्भुत है ये सभी। देखिए, मुगल शासक क्षेत्रीय स्थापत्य शैली को अपनाने विशेष रूप में कुशल थे। जो कि क्षेत्रीय स्थापत्य शैली थी, इसको अपनाने में विशेष रूप से कुशल थे ये लोग। मुगलों ने अपने वास्तुकला के में इस्तेमाल किए गए बांग्ला गुंबद, फूस की झोपड़ी का भी इस्तेमाल किया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतें गुजरात और हलवा की स्थापत्य शैली का प्रभाव दिखाती है। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी में मुगल शासक का अधिकार भी कमजोर हो गया, फिर भी कई नए राज्यों में अपनी स्थापत्य शैली को अनुकूलित किया। ठीक है, चलिए देखिए, बांग्ला झोपड़ी और गुजरात हलवा में मुगलों की देखिए मेली प्रेरणा देखिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। तो आप सभी क्लास देखते हुए चलिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो आज क्लास हुई वही दिखना, पिछली क्लास को छोड़ देना, तो ऐसा मत करिए। आप सभी क्लास देख लीजिए और फिर आगे बढ़िए, तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से होगी। ठीक है।